नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप सभी देख रहे हैं ओफ। आज एक बयान आया और बयान था भोपाल की सांसद साहिबा का। बहुत दिन से गायब थी, पता ही नहीं चल रहा था आखिर कहाँ गई, लेकिन लौटी और एक बयान के साथ। और उस बयान में ना सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि आम जनता के दिलों में भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। मोहतरमा कहती हैं कि यदि आप गौमूत्र का सेवन करते हैं तो फेफड़ों में होने वाला इंफेक्शन पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। साथ ही मैडम ने यह भी कहा कि उन्हें कोरोना अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो सेवन करती हैं गौमूत्र का। चलिए, हम सियासी बयान पे बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि नेता है, कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन उनके ये बयान काफी प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने ये सुना होगा कि कोरोना भगाने के लिए यदि नाक में 2 बूंद नींबू की डाल दी जाए तो ठीक हो जाता है। इस तरह के बयान काफी कह सकते हैं भ्रमित करते हैं और आम जनता परेशान हो सकती है। चलिए, हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब हैं, कैंसर सर्जन हैं, ये दिल्ली से मौजूद हैं। साथ में डॉक्टर साहिब अली साहब हैं, भोपाल से हैं। डॉक्टर हेमंत वर्मा भी मौजूद हैं, एमडी मेडिसिन है और भोपाल से ही है। लेकिन पहले सुनिए आखिरकार क्या कुछ कहा सांसद महोदया ने, इसके बाद हम सभी एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। देशी गाय का गौमूत्र अर्क अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इंफेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। तो सुना आपने सांसद साहिबा ने क्या कुछ कहा। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट, सीधे उनसे ही बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करें इस तर्क में कितनी सच्चाई। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने सुना क्या कुछ कहा गया, सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा इस तर्क में कितना दम। हो सकता है भोपाल के लिए नई बात हो, लेकिन मैं कैंसर विशेषज्ञ हूं। मेरे सामने इस तरह की बातें जमानों से चली आ रही हैं। खास करके अभी स्पेसिफिक करूंगा गौमूत्र, बाकी अन्य बातों के बाद भी चर्चा होगी। देखिए, जब किसी चीज का जब कोई बेस ना हो, आधारहीन हो, तो उसकी बात वैज्ञानिक नहीं होती है। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मेडिकल साइंस या चिकित्सा विज्ञान एक विज्ञान है और आस्था की जगह अलग है। तो आस्था और विज्ञान को ना मिलाएं तो अच्छी बात रहेगी। संविधान जो भारत का है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 51A सेक्शन H भी कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक सोच का विकास हो। ये क्यों लिखा गया होगा? ताकि यहाँ के नागरिक अगर वैज्ञानिक सोच का विकास करेंगे तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे नए नए इनोवेशन होंगे और नई नई चीजें आएंगी। अब कोरोना के समय जब आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड किस तरह से पागलों की तरह नई नई दवाओं में कर रहा है, और संजोग से आज ही डीआरडीओ की इनमास जो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसने 2DG जो दवा जो कैंसर के मरीजों में पहले इस्तेमाल की गई थी, पैक्लिटैक्लोल, उसका कोरोना में ट्रायल करके निकाला है कि ये कुछ कारगर हो सकती है। सोचिए, जिसके पीछे साइंस पड़ा हुआ है, कहीं आधार नहीं मिल रहा है, और उसमें इस तरह का करना एक गुमराह करने। अब चक्कर है, आपको लग रहा हो कि गुमराह करने से मिलता क्या है लोगों को? गुमराह करने से ये मिलता है, एक चीप पॉपुलर थियरी होती है, उसके तहत चर्चा में आ जाना, किसी न किसी कारण चर्चा में होना चाहिए। दूसरा, जो लोग सुन रहे होंगे शायद उनको लगेगा कि मैं बिल्कुल एलोपैथ का डॉक्टर हूं, कैंसर सर्जन हूं, इंडिया का क्वालिफाइड, लेकिन मैं अपने को हिपोक्रेट जो मॉडर्न मेडिसिन का करता धरता या फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन माने, उनके डिसेंडेंट, उनका वंशज ना मान के मुझे गर्व होता है कहते मैं धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत का वंशज हूं, कि भारत का आयुर्विज्ञान आयुर्वेद है। तो दूसरी जो डैमेज ये कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? आयुर्वेद का नुकसान कर रहे हैं। आयुर्वेद किसी भी चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा जो करते हैं, डिग्रीधारी वैद्य से बात कीजिए, एक ने अनेक अनुभूति ट्रस्ट है जिसपे हम लोग एलोपैथ आयुर्वेद के डॉक्टर मिलकर विचार विमर्श करते रहते हैं अलग अलग बीमारियों में। किसी ने आज तक मुझे नहीं कहा कि गौमूत्र का एंटीवायरल रोल है या एंटी कैंसर रोल है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, कुछ दिन आती है। आपने सुना भी होगा, पिछले साल गौमूत्र पार्टी हुई थी कोरोना की, बाद में वो लोग कहां विलुप्त हो गए, कुछ नहीं पता चला, ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हुई और गौमूत्र की चर्चा फिर से आने लगी। जब कोरोना का ग्राफ नीचे जाने लगा तब ये लोग पनपने लगते हैं, इनकी मशरूमिंग होती है। इस चीजों को हमें क्यों रोकना चाहिए?
इसके आड़ में बेचारे अनभिज्ञ लोग मारे जाते हैं। और क्या इसका आड़ लिया जाता है, हिंदुत्व का या आयुर्वेद का? उनको मालूम नहीं है सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुत्व और आयुर्वेद का ऐसे ही लोग कर रहे हैं, दूसरे कोई लोग नहीं कर रहे हैं, कि कोई एलोपैथ का डॉक्टर ने नुकसान कभी नहीं पहुंचाया हिंदुत्व आयुर्वेद को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपकी ओर रुख करूंगा। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हेमंत वर्मा साहब भी है, डॉक्टर आशीष कलारिया जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। पहले मैं हेमंत वर्मा जी की ओर जाऊंगा। सर, आपने सुना डॉक्टर अंशुमन कुमार साहब ने एकदम स्पष्ट किया, यानी कि अब उस बयान के कोई मायने नहीं रहते। आपको क्या लगता है, क्या वाकई गौमूत्र लेने से लीवर का इन्फेक्शन ठीक हो सकता है? क्या कोरोना से बचा जा सकता है? आप क्या कहेंगे? जहां मेरा ये कहना है कि जहां पूरा सभी देश, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वैक्सीन के लिए और इस से लड़ने के लिए एक से एक साइंटिस्ट लगे हैं, वहां इस प्रकार की बात करना कि गौमूत्र से ठीक हो जाएगा केवल एक मजाक है। और ये लोकल अपने एक चर्चा में बना रहे विषय, अपने फेस को जनता के अंदर चर्चित करने के लिए इस टाइप के जो गुमराह करने वाली बात की, कायदे में इनके ऊपर शासन को कार्रवाई करना चाहिए। इस टाइप का जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को ट्रीटमेंट तो दिलवाने में मदद नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, जो इस प्रकार से जो नीचे के लोग हैं, जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को और बहका के ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं और उनको हमारी जो आज डेथ रेट जो बढ़ रही है वो और बढ़ जाएगी। तो सही मायने में सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। साइंटिस्ट जहां चारों ओर पूरे देशों के साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसका वैक्सीन बनाने में, इसकी खोज करने में, इसके वायरस को खत्म करने में, जहां इस प्रकार से गलत वो किया जा रहा है, सरकार को एक्शन लेके इनको अंदर करना चाहिए और सही दिशा में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि गोमूत्र और अदर मलमूत्रों को मतलब इम्पोर्टेंस देके और बहकाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर वर्मा, सही कह रहे हैं आप। हमारा भी यही मकसद है, कम से कम लोग गुमराह ना हो। सियासत तो चलती रहती है। डॉक्टर साहिब अली साहब, बहुत सारे आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, आप हल्दिया से हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्र से लोग जुड़े हुए लोग आते होंगे। कैसे सामना करते हैं आप उनका, क्योंकि उनके दिमाग में तो इस तरह की बातें बैठी रहती हैं। जो काढ़ा पीना या ये पीना कि उपचार के लिए, वैक्सीन के लिए लाइन लगी हुई है, तो जो आज जनता में जो वैक्सीन के लिए लाइन लगी हुई है, तो जो आज जनता में जो सर आपका फोन इको कर रहा है। मैं डॉक्टर साहिब अली जी के पास जा रहा था। साहिब अली साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत सारे लोग इधर से जुड़ के आते हैं, तब किस तरह की आपको समस्याएं खड़ी होती है? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गांव की जो लोग इस समय जो बयान आया है वो ऐसे समय पे बयान आया हुआ है जिस समय की कोरोना ने अपने पैर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पसार लिए हैं और ग्रामीणों के अंदर कहीं ना कहीं यही भावना होती है कि नाक में नींबू का रस डाल लो, फिटकरी का पानी पी लो, कपूर की सुगंध ले लो या कपूर को जेब में रख लो, प्याज की पुड़िया बना लो। ऐसे समय में संविधान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक सांसद इस तरीके का बयान दे करके कहीं ना कहीं देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को गुमराह कर करके मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कोरोना के अंदर बढ़ोतरी करना और डेथ रेट में बढ़ोतरी करना बिल्कुल बढ़ोतरी करने जैसा है। तो ऐसे समय पे सरकार को ऐसे बयानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरी चीज मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज आते हैं हमारे पास में, वो ऐसी स्थिति में आते हैं कि उनके 70 से 80% लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो चुके होते हैं और उसकी बजाय कहीं ना कहीं यही अंधविश्वास और कहीं ना कहीं यही घरेलू उपचार और कहीं ना कहीं यही नींबू रस या नींबू रस या अपने फिटकरी और कपूर, ऐसी तमाम चीजें होती हैं। इस वजह से बेचारे लोग घरेलू उपचार करते करते या उनको लगता है कि हमें आराम नहीं मिल रहा होता है, जब तक वो ऐसी स्टेज में पहुंच चुके होते हैं कि उनके लिए हम भी कुछ कर पाने के लिए, कुछ नहीं कर पाने के लिए प्रतिबंध हो जाते हैं। फिर केवल एकमात्र उनके पास इस बड़ी अवस्था है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अफवाहों में ना आए, इस प्रकार के भ्रम में ना पड़े, चाहे वो हमारे नेता बोले या कोई और भी व्यक्ति बोले। हमारे देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में मेडिकल सुविधाएं और डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर आपको कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपके लिए एहसास होता है या महसूस होता है
तो आप सबसे पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कांटेक्ट करें और अपना इलाज चालू कराएं, जिससे कि आप अपनी जान को बचा सकते हैं। और अगर आप इसी बातों में अगर लगेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं अपनी जान को खतरे में डालने का कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आशीष भी मेरे साथ जुड़ गए। आशीष, आप थोड़ा लेट हो गए थे जुड़ने में, मैं आपको पहले छोटा सा वो बयान सुना देता हूँ क्यों हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। सुनिएगा हमारी सांसद साहिबा क्या कुछ कहती है। देशी गाय का गौमूत्र अर्क अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। सुना डॉक्टर आशीष आपने? मुझे लग रहा है शायद आप कार में, इसलिए ये समस्या हो सकती है। सांसद साहिबा, आवाज नहीं आ रही। अब आई मेरी आवाज आपको? बहुत स्लो है, बहुत धीमी आवाज है। ओके, मेरा सवाल ये था, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं गौमूत्र से कोरोना ठीक हो सकता है या जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है वो ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और असल में इसका अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और शोध कार्य जो चल रहे हैं वो कैंसर या डायबिटीज के ऊपर चल रहे हैं, गौमूत्र से रिलेटेड। लेकिन अभी तक कोरोना के लिए कोई ऐसे अभी शोध कार्य नहीं हुए हैं। भविष्य में कभी हो तो अभी यह नहीं कह नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन अभी यह है कि अभी इन चीजों को कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए उसको यूज नहीं करें अनटिल अनलेस कि कोई प्रूवन ना हो जाए। नहीं तो इससे आप कई कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट, क्योंकि कोरोना आपको टाइम नहीं देता है। आपको 2 दिन में भी आपकी हालत खराब हो सकती है, 3 दिन में भी हो सकती है। आप उसमें ही लगे रहेंगे तो अपने कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे और अपने लाइफ से हाथ धो बैठेंगे, है ना। तो हमें जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलकर उचित परामर्श लेकर ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। इन चीजों अभाव में नहीं आना चाहिए। जो बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, गोबर का यूज करना, गौमूत्र यूज करना और भी चीजें हैं, लेकिन इन सबको कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं आया है। और कृपया करके इनकी तरफ ध्यान ना दें और उचित सलाह लें, उचित ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर अंशुमान जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने भी एकदम स्पष्ट कर दिया कि गौमूत्र से कोई फायदा ज्यादा होने नहीं वाला, लेकिन इससे पहले यदि मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग न्यूज से जुड़े हुए हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से भी खबरें आ रही हैं, कुछ कोविड पेशेंट हैं वो नींबू से ठीक हुए हैं। कुछ अब जब ये सांसद साहिबा ने ये अपना तर्क दिया है, उसके बाद ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि काफी लाभ मिलता है गौमूत्र का सेवन करने से। तो लोगों को ये भ्रम है या वाकई थोड़ा बहुत सच्चाई हो सकती है? आशीष जी, जैसे एक इंसान की किडनी काम करती है, शरीर के अंदर 2 किडनी होती है, वैसे ही जानवर में भी किडनी होती है। वो भैंस हो, गाय हो, सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो। और किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करके और जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा, पाचन की क्रिया चल रही है, उससे काम के तत्व को निकाल के वेस्टेज, मतलब जो गंदगी है उसको निकालना, यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य गिनत पदार्थ निकलते हैं। वो गाय की किडनी में ऐसी कौन सी विधा डाली हुई, कौन सी विलक्षण प्रतिभा आ गई है किडनी में कि वो कुछ और बना के निकाल दे। एक्सक्रीटा मतलब मलमूत्र ही होगा। और जिनको ये भरोसा है कि गौ माँ है तो अपनी माँ का मूत्र उससे बेहतर हो सकता है, उनके लिए मैं ये बताऊंगा। अब जो आपने सवाल पूछा उस पर मैं आता हूं। कोरोना में 70 to 80%, 70 से 80%, आराम से सुनिएगा, बिना लक्षण के होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई लक्षण ही नहीं आता है। मतलब कोरोना का संक्रमण हुआ और वायरस बॉडी में गया, प्रतिरोधक क्षमता बनी, कब आप निकल गए, हल्का फुल्का हो सकता है, सर्दी खांसी हुई होगी या वो भी नहीं हुई होगी। जिनको 20% को लक्षण भी आता है, अधिकतम लोग माइल्ड या मॉडरेट लक्षण लेके प्रेजेंट करते हैं। और कुछ ही व्यक्ति होता है जिनकी ऑक्सीजन की समस्या, खांसी या अति गंभीर हालत होती है। कुछ लोग इन दिनों पैनिक की स्थिति में जरूर आ रहे हैं, घबरा जाते हैं। घबराने से वो जाके टेस्ट कराते हैं, कहते हैं देखो मुझे तो कोरोना का लक्षण था, लक्षण कोरोना का नहीं था। जबकि हल्की फुल्की घबराहट हुई, जाके कोरोना का टेस्ट कराया, कोरोना पॉजिटिव आया। और इसी तरह की चीज, जैसे जिसमें प्याज, कपूर, नींबू, गौमूत्र, अनगिनत चीजें चल रही हैं, ये ले लिया, कह दिया ठीक। उनको ऐसे भी ठीक होना था। मेडिकल साइंस क्या कहता है? डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, मतलब 2 ग्रुप रखेगा। एक ग्रुप में अगर गौमूत्र से इलाज हो रहा है तो गौमूत्र देगा सीवियर केसेज में, माइल्ड केस की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो आईसीयू में भर्ती है, और दूसरे में नहीं देगा। देखेगा गौमूत्र वाले ग्रुप में अगर आईसीयू से रिकवरी मदद मिली तो उसको मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। जैसे मेडिकल साइंस में रेमडेसिविर आई, बाद में उसका डिसकंटिन्यू करने की बात हुई, प्लाज्मा थेरेपी आई, डिसकंटिन्यू। मेडिकल साइंस अपने आप को क्रिटिक्स करता है, कहता है कि इसमें इसका बहुत फायदा नहीं, इसको हटा दो।
अब सुनिए इसके पीछे की सोशल वजह क्या है। जब ब्रिटिश रूलर यहाँ थे हिंदुस्तान में, तो जब महामारी होती थी तो लोगों में भ्रम फैला दिया था, जिसको आज भी चेचक को माताजी कह के गांव में बुलाया जाता है, क्योंकि लोग मान लेते थे कि माताजी हैं तो माताजी तो अपने आई हैं, अपने जाएंगी। तो वायरल प्रॉब्लम होती थी, अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है भाई, हिंदुस्तानी इस महामारी को माताजी मानते हैं, गॉड मानते हैं, इनको वही मान के रहने दो। अगर इनको बता दिया कि बीमारी है तो फिर उसका इलाज मांगेंगे, कौन इस मुसीबत में पड़े, इस महामारी को माताजी के नाम से चलने दो। सेम स्थिति आज हो गई है। लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई थी, मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से अब काम कर रही, उसमें वेस्ट इंडिया कंपनी होगी, इसलिए वापस तो पश्चिमी में अपने सभ्यता में चली गई। आज ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है और लोगों को फिर से मजबूर कर रही मानने को कि तुम मानो महामारी है, माताजी है, गौमूत्र पियो, गोबर में नहा लो, तुम ठीक हो जाओगे। अफसोस बस, मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली से विदेशों में जाना पड़ता है, विदेश के प्लेटफॉर्म पे मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हो, तुम्हारे यहाँ गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है। अब कोरोना के लिए भी मेरे पास फोन आने लगा है। मैं समझाते समझाते थक गया कि ये आयुर्वेद नहीं है, और आयुर्वेद के डिग्रीधारी वैद्य, अनगिनत वैद्य हमारे साथ अनुभूति से जुड़े हुए हैं, जो बार बार समझा रहे हैं कि गौमूत्र आयुर्वेद नहीं है। बात को समझो, आयुर्वेद एक बहुत अच्छी विधा है जिसमें योग प्राणायाम से लेके कितनी चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं, अथाह है, समुद्र है। तो उस आयुर्वेद को लाने वाले लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं, डिग्रीधारी। उसके लिए कोई व्यापारी ही आगे आता है, भगवाधारी व्यापारी, वो अलग हिंदुत्व को खतरे में डाला है, आयुर्वेद को अलग खतरे में डाला है। तो ये सब एक तरीके से देखिए व्यापार है। कोई अपने राजनीति के लिए व्यापार कर रहा है, कोई पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन अफसोस बस जनता गुमराह हो रही है और जाने उनकी चली जा रही है। हम लोग मेडिकल में भी तो चैलेंज लेते हैं, कहते हैं कि हम 100% ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको देखिए कि बेशर्मी की हद, ये कहते हैं 100% ठीक कर पा रहे हैं, जबकि 80% कोरोना एसिम्प्टोमेटिक रहा, बाकी माइल्ड मॉडरेट अपने आप ठीक हो गए। सीवियर केसेज में ट्रायल करके दिखा दें, जिस दिन एविडेंस दे देंगे उस दिन हम लोग मान लेंगे, एविडेंस कभी नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वर्मा जी की ओर जाना चाह रहा हूँ, डॉक्टर वर्मा की ओर। डॉक्टर वर्मा, एक और परेशानी है, यदि मैं भोपाल की बात करूं, मैं भी भोपाल में हूं, आप भी भोपाल में हैं, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं मिल पा रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह होती कि जो गांव वाले हैं, जो ग्रामीण हैं, थोड़े से अशिक्षित हैं या घबराए हुए, वो इस तरह की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और वहां शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक बड़ी वजह हो सकती है क्या? नहीं, क्या है कि जो ट्रीटमेंट है उसकी गाइडलाइन एक ही है, मतलब उसमें जो सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, देना है। और दूसरी चीज है कि प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटलाइज हो जाए पेशेंट। बेड है, सफिशिएंट बेड है, इवन चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी माना कि थोड़ा सा बेड की शॉर्टेज बीच में 2 वीक, 1 से 2 वीक रही है, जिस समय क्राइसिस ज्यादा थी। लेकिन जो पेशेंट उस समय भी ट्रीट किए हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, बिल्कुल ईमानदारी से मरीजों की सेवा में लगे रहे। लेकिन हाँ, जो पेरीफेरी से जो पेशेंट आए हैं, जो झाड़ फूक या फिर घर के ट्रीटमेंट में या कोई पत्तों का पानी पीने में इसमें लग गए हैं, फिटकरी पीने में, वे जरूर अपने केस 80-90% मतलब गड़बड़ करके लाए हैं, बिगड़े हुए केस हैं। उसमें जरूर बहुत मशक्कत करना पड़ी और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल उनका नीचे गया, तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट और सभी सपोर्ट देने के बाद भी कई पेशेंटों को बचाया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रकार से जो हमारे पेरिफेरी से जो पेशेंट आए हैं, वो कहीं ना कहीं क्योंकि कम पढ़े लिखे होने के कारण और अंधविश्वासों में उलझने से ही सबसे ज्यादा डेथ रेट बढ़ी है। अदरवाइज जो व्यक्ति टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा है और ट्रीटमेंट लिया है और सही डॉक्टर के गाइडेंस में रहा है, वे सब रिकवर हुए हैं। जो क्रिटिकल केस हैं, क्रिटिकल केस जब कोविड नहीं था तब भी डेथ होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्रिटिकल केस जो अभी कोविड में हुए हैं उन्हीं की डेथ हो रही है। कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होता है जिसको बचाने का प्रयास किया जाता है, जिसकी संभावना नहीं हो पाती है, वही डेथ होती है। अदरवाइज कोरोना में डॉक्टर्स की टीम ने हो सकता है 24 घंटे काम कर करके भी बचाया गया है पेशेंट को। नहीं, बेशक आप लोगों को सलाम है साहब। मैं डॉक्टर साहिब अली जी के पास जा रहा था। सर, कई बार अभी जैसे जब ये हम खबर उठा रहे थे, कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है, मैं वापस ग्रामीण लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग वहीं फोकस ज्यादा करते हैं। तो उनका ये कहना है कि आप लोग भी तो बोलते, सजेस्ट करते हैं कि खट्टा लीजिए, ये लीजिए, खटाई लीजिए, नींबू लेते रहिए दिन भर में, कोरोना को फायदा होगा, तो डायरेक्ट उन्होंने ले लिया।
इस तरह का उपयोग करने लगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ से लिंक जुड़ रहा है, इसलिए ये भ्रांतियां ज्यादा फैल रही हैं और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं? जैसे कि डॉक्टर अंशुमान सर ने बोला था कि कुछ है लोग व्यापारी हैं जो अलग अलग तरीके से अपना व्यापार करते हैं, तो क्या ये वजह नहीं होती है, लिंक यहाँ नहीं हो जाता है कुछ? हाँ, आपकी बात, आपने जो बात कही है मैं उस बात का खंडन करना चाहता हूँ। तो हम इस चीज, जो मेडिकल साइंस है और मेडिकल साइंस जिन चीजों की बात करती है वो एक अलग चीज है, और ग्रामीण लोगों के बीच में जो भ्रांतियां उठती हैं वो एक अलग चीज है। हम दोनों को साथ में जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। कोविड ट्रीटमेंट के दौरान कुछ विटामिन, जिंक, कैल्शियम ऐसी कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि हम पेशेंट की इम्यूनिटी के लिए जो है उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि आप नाक के अंदर नींबू डाल लो, आप फिटकरी खा लो। ये सारी चीजों से मेडिकल साइंस का कोई नाता नहीं है और ना कोई लेना देना है। हम ऐसी सारी चीजों का खंडन करते हैं। और जो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं या उनके लिए डाइट एक प्रॉपर चार्ट होता है, वो सारी चीजें हम बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन, एक डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन ही पेशेंट को वार्ड के अंदर भी देते हैं और घर पे ही प्रिस्क्राइब करते हैं तो डाइटिशियन के माध्यम से करते हैं। और जो ICMR और MCI के रूल कोविड को लेकर के, उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही हम सारी चीजों को सजेस्ट करते हैं। इसलिए मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नहीं, ये मेरी बात बिल्कुल नहीं थी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा था जो ग्रामीण है। क्योंकि मैं जब ये डिबेट करना चाह रहा था, बातचीत करना चाह रहा था, उससे पहले उन लोगों से भी मैंने पूछा था, क्योंकि बहुत सारे समर्थक भी हैं जिनका कहना है कि गौमूत्र से फायदा होता है, हमने लिया था, हमें फायदा हो गया। उन्होंने 2 को बताया, 2 ने 4 को बताया। जैसे डॉक्टर अंशुमान सर बोल रहे थे, वो बात अलग हो सकती है कहां से कहां हो गया। सर मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूँ डॉक्टर अंशुमान सर, पहले डॉक्टर कलारिया जी के पास जा रहा था। डॉक्टर आशीष कलारिया, आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे जो इस तरह की भ्रम का शिकार है, कैसे आप उन्हें सहमत करते हैं कि नहीं भाई उधर से इधर आइए? क्योंकि उनके तर्क भी कहीं ना कहीं, चाहे वो कहते हैं ना कि तीर लग जाता है कभी कभी अंधेरे में, तो कैसे सहमत करते हैं आप उन्हें? क्योंकि उनके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि इससे ठीक हो जाएगी बीमारी। तो आपको नहीं पता कि आपको कोरोना हुआ है, कौन सा वायरस हुआ है। कई लोग क्या होते हैं, नॉर्मल वायरस हुआ, ठीक हो गए, अब उनको लग रहा है कि जांच तो कराई नहीं, अब उनको लग रहा है हमें तो कोरोना हुआ था, हम ठीक हो गए। और आप भी जानते हैं कि कोरोना वाले पेशेंट भी 80% ठीक हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन या जो भर्ती होना है 10% 20% लोग हैं जिनको जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की, है ना। तो उनमें भी कुछ ही लोग होते हैं इनको ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, कुछ ही लोग होते हैं जो ICU में जाते हैं। तो मोस्टली पेशेंट ऐसे ठीक हो जाते हैं घर में ही। मैंने बहुत सारे पेशेंट है मेरे व्हाट्सएप में, मैं कॉल करके ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो 80-70% पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को तो इससे आराम मिला है, उससे आराम मिला, वो ये नहीं सोच, बिना जांच किए, बिना तथ्य के उस भ्रम में रहते हैं कि मेरे को तो ये दवाई खाने से या मैंने वो कोई टेबलेट खा ली आयुर्वेदिक, जो भी मतलब उनको लगा, उन्होंने घर का इलाज किया, उससे ठीक हो गया। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वायरस तो अपने आप ही 10 डेज का ड्यूरेशन होता है, अपने आप ही ठीक होना ही है उसको, तो है ना। कुछ ही लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो इस एविडेंस में रहते हैं कि यार हमने तो वो गोली खाई, हमने वो गोली खाई, वो इलाज किया, हमें ठीक हो गया। तो वो इस कन्फ्यूजन में कारण और इस चीजों को दूसरों को भी बताते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यार ये गोली खाओ तुम भी ठीक हो जाओगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि हर किसी के लिए बीमारी एक जैसे नहीं होती है, हर किसी की इम्यूनिटी एक जैसे नहीं होती है। वही वायरस किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, कोई वही वायरस किसी को घर में ठीक कर देता है ना। तो इसलिए अपन को ऐसा भ्रम ना फैलाएं और जो भी है उचित सलाह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि इस तरह का जो वहम है वो ज्यादा ना फैले। डॉक्टर अंशुमान जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं। जी प्लीज प्लीज। जी डॉक्टर आशीष बताइए। सर एक चीज और बोलना कि असल में क्या हो रहा है, गांव के बारे में आपने बताया था, उसमें गांव में ये हो रहा है कि गांव में क्या है, क्या टेस्टिंग की सुविधा नहीं है और न इलाज की सुविधा है। तो हो क्या रहा है, वहाँ पे जनरली लोग मोतीझरा का इलाज कराते हैं और जनरली टाइफाइड का इलाज होता है। और जो कोरोना का वायरस का एंटीजन है वो उससे काफी सिमिलर रहता है। आप देखेंगे जितने भी आजकल पेशेंट आ रहे हैं वो विडाल की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं और टाइफाइड की रिपोर्ट बोले टाइफाइड हो गया, लेकिन टाइफाइड नहीं है, असल में वो है कोरोना ही, लेकिन सेम एंटीजन होने के कारण वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है रिपोर्ट। तो आधे से ज्यादा पेशेंट ये बोलते हैं कि मुझे टाइफाइड का इलाज करो, तो मैं टाइफाइड का इलाज करवाने आया हूँ। उन्हें ये नहीं मालूम कि कोरोना की जांच कराई ही नहीं है, वहाँ पे होती भी नहीं है, तो वो टाइफाइड मान के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, झाड़ फूक करवा रहे हैं। इसी कारण कॉम्प्लिकेशन भी बहुत हो रहे हैं और इसी कारण डेथ भी बहुत हो रही है गाँव में, क्योंकि उनको ये झाड़ फूक और मोतीझरा ही बताया जाता है, कोरोना बताया ही नहीं जाता, उन्हें पता ही नहीं कोरोना है। असल में ये एक बहुत बड़ा, क्या बोलूँ मैं आपको कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है इतनी, जांच की होना चाहिए हर जगह। पेरीफेरी में काफी
जी जी बिल्कुल समस्या है। डॉक्टर अंशुमान जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा था, क्योंकि वो सवाल किसी ने मुझे भेजा है, आप अपनी बात जरूर कहिएगा, उसका उत्तर पहले मैं ले लेता हूं आपसे। एक हमारे व्यूअर है, उनका ये कहना है कि आपने जो कहा उन्होंने बड़े ध्यान से सुना था, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके गांव में लगभग 100-200 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गौमूत्र लिया था और उनको फायदा हुआ है। ये दावा मेरा नहीं है, दावा एक हमारे दर्शक है वो ये हमें बता रहे हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि आपने नींबू की बात को भी खारिज किया था, लेकिन बहुत से लोगों को लाभ हुआ है, यानी कि उस क्षेत्र में, नरसिंहपुर की बात कर रहा हूं, उस क्षेत्र के आसपास से बहुत सारे लोगों को इन दोनों चीजों से फायदा हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि उन्होंने इसी वजह से जो सरकारी अस्पताल है उसका रुख भी नहीं किया। सर क्या हो रहा है ये? जी, आपने जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की, इनका मैं जवाब दे देता हूं। जिन्होंने कहा है आज ये चर्चा कोरोना पे हो रही है, लेकिन मैं इस यात्रा से, मेरी यात्रा के साथ ही गौमूत्र और गोबर चल रहा है, क्योंकि मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। जब से मैं इस ब्रांच में हूं तब से मैं इसको झेल रहा हूं, इसलिए मुझे इसकी इन डेप्थ जानकारी है कहाँ क्या बात चल रही है। गौमूत्र जिनको दे के, जिनको ये विश्वास है उनको कोरोना नहीं हुआ या ठीक हो गए, उनको नहीं भी देते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उनकी बेहतर थी, उनकी जीवन शैली अच्छी रही। आज भी उनसे ज्यादा केस, उन्होंने 100 बताए, मेरे रिकॉर्ड में 5000 से ऊपर लोग हैं जिनको एक पैरासिटामोल की गोली भी नहीं देनी पड़ी और आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव था, वो ठीक हुए हैं। 5000 से ज्यादा हैं। तो अगर 2 ग्रुप बनाइए, एक में गौमूत्र 100 लोगों को, एक में एक पैरासिटामोल की गोली भी नहीं और गौमूत्र भी नहीं, 5000 लोग, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है? मेडिकल साइंस ऐसे चलता है, एविडेंस पे। दूसरी बात जो नींबू की आई, नींबू बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, खंडन कर रहा हूं। नींबू भारतीय भोजन का एक हिस्सा है, हल्दी भारतीय भोजन का एक हिस्सा है, और हमारा आयुर्वेद बिल्कुल मानता है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इम्यून सिस्टम को ठीक करने की क्षमता है। आप नींबू लीजिए, रादर देन विटामिन सी की गोली खरीदिए, खाइए, नींबू खाइए। लेकिन नींबू वाली जो चर्चा चली थी, क्यों चली थी पहले समझ लिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था, एक सोकल पुजारी जिसको भगवान ने सपने में बताया नाक में नींबू का रस डालो कोरोना खत्म हो जाएगा। इन चीजों से परहेज है हमें। नींबू आप खाओ, एक नहीं 2 नींबू खा लो, एक्स्ट्रा विटामिन सी होगा, निकल जाएगा पेशाब के रास्ते। लेकिन नाक में नींबू डालने से कोरोना नहीं होगा, ये कंफ्यूजन कहां है, क्यों हम आगाह करते हैं। ये सोच रहा है कि मैं गौमूत्र ले रहा हूं, मैं नाक में नींबू डाल रहा हूं, कोरोना के संक्रमण में पड़ा, लक्षण आ रहे हैं, अति गंभीर हो, लेकिन वो बेचारा कॉन्फिडेंस में है कि मुझे तो कोरोना हो नहीं सकता है, मैं तो गौमूत्र ले रहा था, मैं तो नींबू ले रहा था, और उसकी हालत बेसिक ऑक्सीजन कारण गंभीर हुई और कुछ लोगों का देहांत हो गया। इसी चीज को हमें रोकना है। बहुत थिन लाइन है, समझने की जरूरत है। लोग इसको भावना में भड़काते हैं, मेरे खिलाफ बहुत लोग भड़काते हैं, और मैं उनको कहता हूं साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, लॉजिक मांगो, हर चीज का बेस मांगो। नींबू से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन नींबू नाक में डालने से परहेज है, दोनों में अंतर है, और वो भी पुजारी को भगवान ने सपने में जो दिखाया उससे परहेज है। अब जहां तक बात है अवैज्ञानिक परिकल्पना, जो आपने बात पूछी थी, पिछले साल आपको याद होगा आशीष जी, हिंदुस्तान में कोरोना नहीं होगा, उसमें कुछ एलोपैथ के डॉक्टर ने भी अवैज्ञानिक परिकल्पना की थी, क्योंकि मलेरिया प्रोन देश है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चलता है, बीसीजी लगा हुआ नहीं होगा, गर्मी आने पर कोरोना खत्म होगा, गर्म पानी पीने से कोरोना खत्म होगा। सब नौटंकी उनकी बंद हो गई, आज वो किसी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। उसी में से एक परिकल्पना थी कि जब हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल है तो अल्कोहल पीने से भी कोरोना खत्म होगा। ये भी चला था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान। और उस समय भी मैंने फरवरी मार्च के महीने में पिछले साल मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे खंडन किया था इसका, कि समय आने दो, कोई स्टडी नहीं करी, आज वो वैज्ञानिक सारे गायब हो गए। लेकिन इस बीच कितने लोगों की जानें चली गई। मैं हर समय कहता हूं, डॉक्टर भी कुछ बोल रहा है, तुम डॉक्टर को दिखाने जाते हो, उससे उसका आधार मांगो, बेस मांगो, लॉजिक मांगो। इस तरह से गुमराह मत हो, नहीं तो अंग्रेजों के शासन और आज में कुछ तो अंतर करो भैया। उन्होंने भी महामारी को माता जी कह के चलाया था, और अब भी तुम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का डिमांड में न रखो, इसलिए किया जा रहा है, साजिश है आपके साथ, जागिए अब। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर वर्मा, मैं आपके पास आ रहा था। डॉक्टर अंशुमान जी को आपने सुना, आपके पास शायद ऐसे केस आए होंगे, क्योंकि आप बात भोपाल में, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने नींबू नाक में डाले, उनको तुरंत वॉमिट हुई है या कफ हुआ है और उनको फायदा हुआ है। तो ये क्यों होता है? ये सारा कुछ होता है तो वाकई लेने से फायदा हो जाएगा क्या? क्योंकि उनको कफ बाहर निकल रहा है, वॉमिट हो रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि नींबू डालने से फायदा हुआ है। वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे,
जिन्होंने इस प्रकार का नींबू डालना या काढ़ा पीना या गर्म पानी पीना या अल्कोहल लेना जिससे ठीक हुए हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना सर, इसलिए उसको हम वैज्ञानिक जो साइंटिफिक बेस पे हम नहीं बोल सकते हैं कि ये लेकिन सर कुछ आयुर्वेद वाले डॉक्टर हैं वो भी इसको सजेस्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अपन आयुर्वेदिक नहीं, हम आयुर्वेदिक उपचार को मना नहीं कर रहे हैं, लेना चाहिए बिल्कुल, तुलसी का पत्ता भी खाना चाहिए डेली, लेकिन हम ये बोल दें कि इससे वायरस की डेथ हो गई है और वायरस इससे मर गया, तो वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं हो रहा है इससे। तो ये एक हमारी धारणा है समाज में कि हम इसके लेने से ये हो जाएगा, जबकि साइंटिफिक वो सही नहीं है कि उसकी वजह से इसी प्रकार से कई पेशेंट जो हैं 4-5 दिन इस टाइप का करते रहे और वो क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हुए हैं। अस्पतालों में जो क्रिटिकल कंडीशंस में जो पेशेंट आए, अधिकतर में ये पाया गया है कि वो घर पे उपचार कर रहे थे। घर पे अपने उपचार में उन्होंने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगा दिया, जिसमें उनका जो लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है वायरस का, चूंकि उनकी इम्यूनिटी वीक थी, वे डायबिटिक थे या कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट थे, उन पेशेंटों में इस प्रकार से इन्फेक्शन जल्दी प्रोग्रेस किया है, स्प्रेड हो गया और वो 80% 90% लंग्स इन्वॉल्वमेंट के साथ आए हैं, जिनका के ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कहीं 40 है, 50 है, 60 पे आए हैं, जिनको वेंटी सपोर्ट या अदर सपोर्ट पे लेना पड़ा और क्रिटिकल कंडीशन में वे एडमिट हुए हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे सांसद महोदय ने, प्रज्ञा जी ने बोला है कि गौमूत्र लेने से अगर ये हो जाएगा, तो ऐसे 10 क्रिटिकल पेशेंट पे उनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, वो 10 पेशेंट ऐसे क्रिटिकल में गौमूत्र का परीक्षण कर ले जो उनके बात को मानने को तैयार हो और वो प्रूफ कर दें कि ये 10 पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन में है हम गौमूत्र से ठीक कर देंगे, तो बिल्कुल उस चीज को हम मानने को तैयार हैं डॉक्टर्स। तो जो साइंटिफिक नहीं है उसको कैसे मान सकते हैं? तो ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है कि गौमूत्र अदर चीजों से ये सब ठीक होगा, और आयुर्वेदिक उपचार है तो वो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है शरीर में, लेकिन जिस चीज का उपचार पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया जिस चीज के लिए लगी है, उसको हम बोल दें कि हम आयुर्वेदिक से ठीक कर देंगे या गौमूत्र से ठीक कर देंगे, तो ये बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। डॉक्टर अंशुमान जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाह रहा था, आपकी काफी स्टडी है इस मामले में। गौमूत्र, मैं कोरोना से हट जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए कोरोना से हट जाता हूँ, विषय जरूर था लेकिन हटता हूँ मैं यहाँ से। मान लीजिए आम लोग जो गौमूत्र ले रहे हैं उन्हें क्या फायदा होगा? क्योंकि लगातार इस तरह की बातचीत चलती आ रही है, तो आज इस दिन में ये बात करना चाहूंगा, क्या आम लोग जो कोरोना से प्रभावित की बात नहीं कर रहा मैं, यदि वो गौमूत्र लेते हैं तो क्या उन्हें फायदा होता है या वो भी सिर्फ हवा? जी आशीष जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि गौमूत्र आयुर्वेद नहीं है। साफ साफ समझिए, आयुर्वेद एक साइंस है, आयुर्वेद एक विधा है, और एग्जैक्टली जैसे हमारा एलोपैथ साइंस चलता है उसी में आधारभूत है। बहुत पुराना एक ये है, डिग्रीधारी वैद्य से पूछिए, गौमूत्र का आयुर्वेद के द्वारा कैंसर, बीपी, डायबिटीज या कोरोना का इलाज नहीं हो सकता है। गौमूत्र एक एक्सक्रीटा है, एक शरीर से निकले हुए जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उसको निकालता है, इसी कारण ये चीज कही गई। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी क्यों इतने समय से बात चली आ रही है, मुझे नहीं चाहिए तो खोलना, मेरी काफी इस पे रिसर्च है, अब मैं खोल देता हूं इस बात को। गोत्र शब्द जो हिंदुत्व में, सनातनी संस्कृति में है, गोत्र, गौ यत्र तत्र सर्वत्र, एक ऋषि होते थे, उनकी जितनी गायें होती थी, विरचन करने के लिए जितनी दूर तक जाती थी, उस हिस्से में बसने वाले लोग उस गोत्र के माने जाते थे। उदाहरण के तौर पे शांडिल्य गोत्र, शांडिल्य ऋषि की गायें जितने दूर विरचन के लिए जाएंगी, उस हिस्से में जितने लोग रहेंगे शांडिल्य गोत्र के होंगे। अब क्या होता था, गायें जाती थी विरचन के लिए, जंगल में घास पात जड़ी बूटी खा के आ जाती थी। अब किसी को उस समय कटफट हो जाए तो हमारे जो महर्षि थे, योगी थे, ऋषि थे, बड़े ज्ञानी थे, उनके जरूर कुछ ऐसी चीजें थी, डिसेंट होता था, उनको महसूस होता था। तो कटने पे उस समय ऐसी सुविधा व्यवस्था और अस्पताल उपलब्ध नहीं होने के कारण गौमूत्र लगा देते थे और देखते थे कि जख्म भर गया। तो इन जनरल हर यूरिन स्टेराइल होता है, मतलब इंसान का भी यूरिन अगर उसको बीमारी नहीं है तो स्टेराइल होता है।
तो इन्फेक्शन तो नहीं होगा, धुल गया। दूसरा, जो गायें जड़ी बूटी चर के आई थी, जो हमें पता नहीं होता था, बाद में ऋषियों ने उसको निकाला, उसके एक्सक्रीटा में भी उस जड़ी बूटियों का तत्व निकलता था और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और दवाओं का काम करता था। ये तो प्रथा चली। लेकिन आज की गायें जो प्लास्टिक खा रही है, सड़कों पे गंदगी में घूम रही है, उसके एक्सक्रीटा में कहां से आयुर्वेद की दवाएं निकलेगी? समझने की जरूरत है, जागिए। ऋषि मुनि की गायें अब नहीं है हिंदुस्तान में, अब गायें वो हैं जो प्लास्टिक खा रही हैं। तो ये क्लियरिटी बहुत इन डेप्थ मेरा उस पर रिसर्च है। और इसी पे एक लाइन जोड़ देता हूं, कुछ निकलेंगे भक्तगण जो कहेंगे यूएस पेटेंट। यूएस पेटेंट की बात मैं समझा देता हूं उनको। बकवास करने से पहले किसी चीज की जानकारी रखिए। यूएस पेटेंट किसी को मिल सकता है, मतलब आपको सिर्फ ये क्लेम करना होगा, दो बातें साबित करनी होगी। आप विश्व में पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह की चीज क्लेम कर रहे हैं, तो यूएस पेटेंट में आप फाइल कीजिए, पैसा जमा कीजिए, यूएस सर्च करेगा कि हाँ दूसरे किसी ने ऐसी व्यक्ति, तो हिंदुस्तान के अलावा और कौन फाइल करेगा भाई कि गौमूत्र से इलाज होता है? कोई नहीं करेगा। दूसरा सवाल वो पूछेगा कि हाँ मैंने देख लिया वर्ल्ड में कोई नहीं है जो ये क्लेम कर रहा है। इससे आपका व्यवसायिक क्या फायदा होने वाला है? मतलब कॉमर्शियल बेनिफिट है आपको? तो आप कहिएगा हाँ जी कॉमर्शियल बेनिफिट है, मैं गौ अर्क बना के बेचूंगा 420 रुपए की सीसी, और संजोगवश उसकी कीमत भी 420 रखी गई है, तो गौ अर्क 420 रुपए में मिलेगी। तो यूएस पेटेंट कहेगा कि ठीक है मैं लाइसेंस नंबर दे रहा हूं, यूएस पेटेंट लाइसेंस नंबर। मालूम है लाखों रुपए लेते हैं यूएस पेटेंट डालने के लिए। तो आपको अगर चाहिए कि शो को अलग तरीके से आपने करना चालू कर दिया और यूएस पेटेंट के लिए अप्लाई करें, आपको शो का यूएस पेटेंट मिल जाएगा। आपको दो बातें सिद्ध करनी होगी, नंबर 1 यूनिक है वर्ल्ड में, पहली बार आपने किया है, नंबर 2 आपको इससे कॉमर्शियल बेनिफिट हो रहा है, यूएस पेटेंट मिल जाएगा। तो गौमूत्र को यूएस पेटेंट मिला हुआ है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे एविडेंस दो, जैसे सारे डॉक्टर भी बैठे हैं, आयुर्वेद अलग है उसको अलग करो और गौमूत्र का डायरेक्ट एविडेंस दो, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर आशीष, आप ओपीडी भी कई बार हैंडल करते हैं, आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्योंकि ये बयान जो रहते हैं काफी जिम्मेदार लोगों ने दिया हुआ है, तो आपको दिक्कतें आती हैं क्या? एक बार रिपीट करिएगा, आवाज नहीं आ रही, मैं बहुत धीमी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये था आपसे और डॉक्टर साहब अली जी के पास भी आ रहा हूँ, दोनों से सेम सवाल है। आप लोग ओपीडी भी देखते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती है? क्योंकि जिम्मेदार लोग जब इस तरह का बयान दे देते हैं, और डॉक्टर अंशुमान जी ने तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि कुछ है ही नहीं है, सब हवाबाजी है, तो आप लोगों को कैसी दिक्कतें आती है? क्योंकि लोगों के दिमाग में तो बैठा रहता है कि ये यदि हमने लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेसिकली दिक्कतें ये आती हैं कि वो पहले तो उनको कन्विंस करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि भाई आप ये करिए, लेकिन आपको यदि विश्वास है तो आप करिए, लेकिन आप साथ में एलोपैथी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यदि मान लीजिए इस चीज से बेनिफिट नहीं मिला और आप यदि कहीं कॉम्प्लिकेशन में चले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कम से कम एलोपैथी आप ट्रीटमेंट करिए, बाद में आप साथ में आपको जो करना है वो आप करते रहिए, क्योंकि आपको मैं समझा सकता हूँ लेकिन आपको फोर्स नहीं कर सकते हम आप। भाई हमारे हिसाब से तो अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कोई भी चीज का ऐसा, जैसा कि गौमूत्र है, गोबर, ऐसा किसी का यूज करने से कोविड में कोई कंट्रोल आ रहा हो। लेकिन हमारा एलोपैथी के बारे में एविडेंस है, उसके बारे में इतनी पब्लिकेशन है, इतनी स्टडी हो गई है, 1 साल हो चुका है, हम लोग सब चीजें देख चुके हैं। पहले का जो नॉलेज था उससे काफी चीजें अपडेट हुई है, काफी चीजें चली गई हैं, काफी चीजें एंटर हो गई हैं, नई चीजें आ गई हैं, तो हमने उसको समझते हैं। लेकिन जो चीज के बारे में हमें अभी तक शोध नहीं हुआ है उसको समझाते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है साहब, मैंने क्या बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करिए, आपकी दवाई ले लीजिए, बाकी आपको घर में जो होम रेमेडीज आपको यूज करनी है वो आप यूज करते रहिए, तो कम से कम एटलीस्ट होगा कि कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे आप, है ना। यदि मान लीजिए नहीं हुआ, इससे फायदा तो नुकसान भी नहीं होगा आपको, ये समझा के और आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछो, जैसे डॉक्टर आशीष कलारिया जी ने कहा कि आप अपनी मेडिसिन लेते रहिए और जो आप चाहते हैं वो भी आप करते रहिए, तो कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी? देखिए ऐसा है कि जो मेडिसिन एलोपैथिक आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एलोपैथिक के डॉक्टर्स, वो मेडिसिन आपको लेनी है। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अगर घरेलू उपचार कर रहा है, जैसे कि मानो नींबू का सेवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नींबू अगर कोई नाक के अंदर डालता है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, कपूर की पुड़िया कोई जेब में रख के घूम रहा है, लेकिन अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन तो ले रहा है, मेन तो इंटरनली उसको इंटरनल मेडिसिन उसके लिए मेन रोल रखती है, और वो उनको ले रहा है, तो वो डेफिनेटली सही हो जाएगा। और ऐसे केसों में भी दो चीज है कि एक वो पेशेंट है जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, और एक वो है जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट तो कुछ अगर मान लो कोई भी चीज का अगर नींबू का सेवन करे, चाहे वो प्याज रख के घूमे, चाहे कपूर रख के घूमे, उसको एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो केवल जो है अपना संक्रमण लोगों के अंदर फैला सकता है, लेकिन वो एक समय पे सही हो जाएगा।
लेकिन यही पेशेंट कभी कभी ऐसे होते हैं कि आगे जाकर के वो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि नई स्टडी की 30% केसेस ऐसे भी होते हैं कि इनमें RT-PCR जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आती है, बट ऐसे लोगों के अंदर संक्रमण मौजूद होता है। तो वहां पे ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं, और हमें ओपीडी के अंदर भी, और जब हम आईपीडी के पेशेंट भी देखते हैं, तो जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था तब भी मैंने यही कहा था कि वह पेशेंट जो अपना केस बिगाड़ के आ जाते हैं ग्रामीण एरियो से, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको जो है गुमराह करने वाली जानकारियों में विलुप्त होकर के, और जो लोग उनको अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या उनके ग्रामीण में कोई उनको ज्ञान जो भी उनको चीजें बता देता है, वो चीजों को करते रहते हैं, और करते करते जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसके बाद में वो लोग हमारे पास ओपीडी और आईपी तक ओपीडी में आते हैं। तो वो इतनी बुरी स्थिति में होते हैं कि कई बार मैंने पहले भी कहा था कि हमको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि जी, तो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि आप बजाय किसी के ब्राह्मण फैलाने वाली जानकारियों में पढ़ने में, या कोई आपको किसी और चीज का ज्ञान दे रहा है जो कि खुद नहीं डॉक्टर है, तो ऐसी लोगों की बातों में ना लग करके जो आपके निकटतम जो डॉक्टर है, आप उसको अपनी परेशानी को बता करके उसका इलाज चालू करा लें, जिससे कि आपकी जान बची रहे। अन्यथा आपकी जान खतरे में है। कोरोना कोई खेल नहीं है। कोरोना से बचना आसान भी है, लेकिन कोरोना गलत जानकारियों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी जान को भी उतनी तेजी के साथ खो रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान जी, आप जो स्पष्ट कर रहे थे उसमें एक बात मैं जोड़ना चाह रहा था कि चलिए मुझे ज्ञान हो गया कि नहीं, साबित से ठीक नहीं होता, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है ना, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं तो यहाँ हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल चरमरा गई थी। यहाँ इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, यहाँ बेड नहीं मिल रहे थे। जो पेशेंट थे वो परेशान थे, तो मरते क्या ना करते, इलाज तो चाहिए था, तो वो इस तरह की अफवाहों में फंस गए। तो आखिरकार होना क्या चाहिए? क्योंकि जब जिम्मेदार इस तरह का बयान दे रहे हो, जो जनप्रतिनिधि इस तरह की बातें बोल रहे हो, तो आदमी भरोसा कर लेता है चलिए वहां तो हमें इलाज नहीं मिल रहा था, घर पे ही बैठे बैठे कुछ कर ले। तो होना क्या चाहिए? जी आशीष जी, अब समाधान बताता हूँ। आपको समस्या भी बता दी कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम भी यही था कि महामारी को माता जी मान रहा है, मानने दो। मानता रहेगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मांगेगा। आज भी यही हो गई। मध्य प्रदेश नहीं, दिल्ली में भी हालत यही थी, नेशनल कैपिटल में, महाराष्ट्र में आपने हालत देखी यही थी। तो पूरे कोरोना ने आशीष जी कुछ नहीं किया है। कोरोना ने 2-3 बातें सिखाई आपको। एक, जो शाश्वत सनातन संस्कृति थी हिंदुस्तान की, जो हम भूल रहे थे, उसको वापस लाया। प्रकृति से प्रेम करो, पेड़ मत काटो, पानी को शुद्ध रखो, हवा को शुद्ध रखो, हाथ धो, और जो गले लग के चुम्मा चाटी करके जो वेस्टर्न स्टाइल में मिलते हो ना करके नमस्ते करना शुरू करो। इतना सिखाया। दूसरा, कोरोना से अति गंभीर हालत किनकी हुई? जिनको जीवन शैली संबंधित बीमारियां थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। क्यों हुई? फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर के चक्कर में आप पड़े। तो कहा कि शुद्ध भारतीय भोजन पे आ जाओ, फिट रखो, किसी न किसी तरह से व्यायाम करो। ये सिखाया। तीसरा क्या सिखाया? आपको दिखा दिया पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हालत में हैं। तुम्हारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है और तुम प्राइवेट तंत्र पे आधारित हो, निर्भर हो प्राइवेट अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल पे। और ये बात याद रखिएगा आशीष जी, जिस देश में का प्राइवेट अस्पताल और पुलिस चौकी बढ़ने लगे, उस देश का पतन होने लगा। ये दोनों द्योतक हैं कि सरकारी तंत्र या पब्लिक के लिए सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं और क्राइम बहुत बढ़ चुका है। तो इन दोनों को क्या उपाय है? डॉक्टर का मतलब होता, अब मैं आ रहा हूं समाधान पे। डॉक्टर जो वर्ड निकला था, लैटिन वर्ड डॉसियर से निकला था, जिसका मतलब होता है टीचर। डॉक्टर का मतलब चिकित्सक नहीं होता है। तो जितने चिकित्सक बंधु साथ में जुड़े हैं या सुनेंगे आगे भी, वो शिक्षक का काम करने लगे। डॉक्टर को और कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्यों डॉक्टर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, कि जरूरत क्या है? डॉक्टर बन गए यार। अब आप शिक्षक बनिए समाज का और समाज को जागरूक कीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की मांग रखिए आप लोग। और कैसे होगी वो संभव है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सकती है, पब्लिक मांग करे। क्यों? पब्लिक ने मांग की, राम मंदिर मिल गया, 370 हटाओ मिल गया। आपने स्वास्थ्य व्यवस्था मांगी कब? अब मांगो, मिल जाएगी। तो डॉक्टरों का रोल यहाँ आया। दूसरा, डॉक्टरों को चरक संहिता में वर्णन है, हमारे एलोपैथ साइंस में नहीं है, चरक संहिता में वर्णन किया हुआ है कि उन मरीजों का इलाज ना करें जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो मैं उन डॉक्टरों से कहूंगा कि जिनको ज्यादा फेथ है उन इलाज पे, उनको कराने दीजिए। एक दिन बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। होता क्या है, बड़े पद पे बैठे लोग
इनको गुमराह कर देते हैं, खुद जाके वैक्सीन लगवाते हैं, खुद जाके कैंसर की सर्जरी करवाते हैं, खुद जाके अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और ये बेचारे मास पब्लिक गांव वाले ये गुमराह होते रहते हैं। इसलिए जागरूकता ही एक माध्यम है, आप लोग चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और डॉक्टर, हर डॉक्टर को अब जागरूक होकर समाज को जागरूक करना चाहिए कि मेडिकल साइंस की नॉलेज डॉक्टरों को है। और डॉक्टर जब मैं मीन करता हूं तो आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी, हर डॉक्टर यूनाइटेड होके कंट्री का एक कम्युनिटी बना दे, डॉक्टर कम्युनिटी, और सबको जागरूक कर दे। देखिए कैसे परिवर्तन आता है, परिवर्तन आ जाएगा। डेफिनेटली। डॉक्टर आशीष, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं समय समझ रहा हूँ कि बहुत हो चुका है, ये जानना चाह रहा था, यदि कोई ग्रामीण है और उसको कोविड के लक्षण दिखते हैं और इस तरह की चीजों से बचना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे वो घबराहट ना हो और उसकी समस्या भी समाधान हो जाए? यदि ग्रामीण है या शहरी हो, सभी के लिए ये है कि यदि आपको सिम्टम की नॉलेज होनी जरूरी है। असल में क्या है कि वहाँ पे ज्ञान जो है अधूरा है, या ज्ञान है ही नहीं लोगों को कोविड के बारे में, इसीलिए मेरा मानते ही नहीं है कोविड भी कुछ होता है। तो वो क्या करते हैं कि उनको तो लगता है कि बस जाके जो झोला छाप होते हैं वहाँ पे जनरली उनको एक्स होते हैं, उनको दिखाते हैं, और वो जो दवाई दे दिया उसको लेके बैठ गया। तो रात हो भी यही रहा है, बहुत जगह ऐसे ही हो रहा है कि मतलब जो दवाई नहीं यूज करनी चाहिए, जैसे स्टेरॉइड वगैरह, बहुत सारी जगह में ऐसा हो गया कि पहले दिन पेशेंट आया बुखार के साथ आया। मेरे पास ही कई पेशेंट ऐसे आए हैं जो बाहर गांव में सीधा पहले दिन सिम्टम हुआ बुखार, गए डॉक्टर को दिखाया उन्होंने उनको, और उन्होंने स्टेरॉइड चालू कर दिया, जबकि स्टेरॉइड का इसमें इंडिकेशन बहुत लिमिटेड है और बहुत बाद में जाके है। तो उसमें क्या होता है कि बीमारी और तेजी से बढ़ जाती है। तो ऐसा ना करके वो प्रॉपर एक, तो या तो शहर में यदि किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं बाहर बात करिए, या यदि आपको सुविधा नहीं है तो आप शहर में आ जाइए, आप फोन में बात कर सकते हैं। काउंसलिंग गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वहाँ जाके लोग काउंसलिंग करें, उनको सिम्टम के बारे में बताएं, और एटलीस्ट कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो देना चाहिए वो उनके बारे में उनको किट होती है उसकी एक, तो उस किट के थ्रू उनको ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए, और आगे सिम्टम पे अपने वॉच रखना चाहिए कि आगे किस कंडीशन में आके हमको हॉस्पिटल में भर्ती होना है, कब हमको आगे की दवाइयाँ और चालू करनी है। तो लोग इस अभाव में, इस ज्ञान के नॉलेज में, इस नॉलेज के अभाव में बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन लेकर के आ रहे हैं। कई लोग तो शुरू में उसको मान ही नहीं रहे कोविड, जब उसकी हालत खराब होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको टाइफाइड मांग के ट्रीटमेंट चालू कर लेते हैं, फिर जब 6 दिन 7वें दिन होती, कोविड में असल में होता यही है कि सेकंड वीक में कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो सेकंड वीक में आते आते तक इतनी हालत खराब होती है, लंग इतना इन्वॉल्व हो चुका होता है कि पेशेंट को सीधा आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो वो उससे तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे कोविड हुआ था, नहीं तो तब तक तो भाई मान के चला था मुझे तो मोती जरा ही है, मैं उसी का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मेरे तो मतलब मैं खुद पहचान के हैं, मेरठ के पास ही थे वो, उनको भी 7 दिन तक वहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, वहाँ भी ऐसी तो सुविधाएं नहीं थी, 7 दिन तक उनको टाइफाइड का ट्रीटमेंट चलता रहा। अल्टीमेटली फिर वो आए और अल्टीमेटली उनको यही हुआ कि ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो मैं यही बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी उसको पहचानने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी उचित इलाज लें, और पढ़े लिखे डॉक्टरों से मिलें, उनसे इलाज लें। ये नहीं कि वहाँ पे लोकल जो होते हैं, बस सुविधा नहीं है तो मजबूरी है कि वहाँ पे जाना पड़ता है उनके पास, तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तुरंत आपका फोन घुमा देता हूँ। डॉक्टर साहिब अली जी, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहता, यहाँ मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं हमारे जो भी समाज के जागरूक नागरिक हैं और जो हमारे नेता हैं जो कि इधर उधर के बयानबाजी करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर डॉक्टर अस्पताल मौजूद हैं और डॉक्टर लोग 24 घंटे रात दिन, मैं खुद वार्ड में, अभी मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, हम लोग खुद निरंतर 8-8 घंटे पीपीई किट पहन करके बिना खाए पिए ड्यूटी कर करके लोगों की जानों को बचाने में लगे हुए हैं। और अगर हमारे नेता इस प्रकार के बयान देते हैं तो ये लोग गुमराह होंगे, और ऐसे गुमराह होने के बाद लोग अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा बिगाड़ेंगे, और जब भी अस्पताल तक पहुंचेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा इनको संभालना तकलीफदेह हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय हमारे जो भी समाज के नेता हैं जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि भाई आप ऐसे बयान मत दो जिससे कि जनता जो है अपना संतुलन खो या गलत जानकारियों के अभाव में अपनी जान को खतरे में डाले। दूसरा निवेदन मेरा उन लोगों से है जो व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे लोग जिनको खुद ही ये नहीं पता है कि कोरोना होता क्या है, जिनको खुद नहीं पता है कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ये हमें
इसकी मेडिकल साइंस क्या है, इस पे रिसर्च स्टडी क्या है, ऐसे लोगों की बातों में आकर के आप खुद से डॉक्टर बनकर के अपना इलाज ना करें। मैं फिर बोल रहा हूँ वही बात जो मैंने पहले बोली थी कि अगर आपको कोरोना का किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप अपने निकटतम मौजूद चिकित्सक के पास जाएं और अपनी उन लक्षणों को बता करके प्राथमिक स्तर पे अपना इलाज प्रारंभ कर दें, जिससे कि आपकी जान खतरे में जाने से बच जाए। बस यही मेरा हमारे सभी दर्शकों से पुनः निवेदन है कि अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो कृपया डॉक्टर से ही सलाह लें, अन्यथा किसी और से सलाह ना लें और किसी की भ्रामक फैलाई गई जानकारियों में बिल्कुल भी ना। शुक्रिया सर। डॉक्टर वर्मा भी फिर से आ गए हैं, लौट के आ गए हैं। सर कहीं चले गए थे आप, बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे? जी प्लीज। जी, मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में HIV एड्स का ट्रीटमेंट भी करता हूँ, और एक बार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी जालम सिंह जी ने एक मेडिकल कॉलेज में स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि HIV का ट्रीटमेंट मैं गौमूत्र से ठीक कर दूंगा। और मैं उनको चैलेंज दिया था वहाँ कॉन्फ्रेंस में कि सर आप मेरे पास गौमूत्र से आप करके बताइए HIV का वायरस कैसे मार सकते हैं। तो ये अफवाह फैला, लास्ट में उनको वो चुपचाप चले गए थे। तो मेरा ये कहना है कि HIV का वायरस ली थी कि हम गौमूत्र से ठीक कर देंगे, जो आज तक नहीं हुआ। वो जितने HIV के पेशेंट है जो आयुर्वेद में उलझ गए या फिर इधर उधर झाड़ा फूकी में उलझ गए, वे सब क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और लास्ट में उनको HIV की मेडिसिन से ही फायदा होता है, उसी से बचाया जा सकता है। HIV का वायरस को आज तक पूरी दुनिया में कोई भी मेडिसिन, कोई भी आयुर्वेदिक और कोई भी गोमूत्र या कोई मलमूत्र से किल नहीं किया गया है, मार सका। तो इस प्रकार की अफवाहें से बिल्कुल बचना चाहिए और दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना आके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, चाहे वो HIV का वायरस हो, चाहे वो TB का बैक्टीरिया हो। इनमें जो सही उपचार है वो एलोपैथी में है और उसमें जाना चाहिए और सही उपचार सही डॉक्टर के निगरानी में हमको उपचार लेना चाहिए। और साइंस ने जो भी आज तक प्रगति की है उसको स्वीकार करना चाहिए और इन अफवाहों से बचना चाहिए। इस प्रकार के चाहे वो नेता हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उस पर सरकार को प्रतिबंध भी लगाना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में लोगों की जान के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ ना कर सके। बेशक बेशक। डॉक्टर अंशुमान साहब, लास्ट में आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, सवाल नहीं, मैं संदेश लेना चाह रहा था आपसे। आपने बातों ही बातों में सरकार को भी आईना दिखा दिया, बातों ही बातों में डॉक्टर जो है उनको भी आपने मार्गदर्शन कर दिया। आम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आम जनता ही हमसे जुड़ी है, सबसे ज्यादा परेशान वही है। और बार बार मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि लोगों को जब इंतजाम स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, जब परेशानी होती है, जब जेब में पैसा नहीं होता है, तो क्या करे आदमी, घर में ही इलाज लेने लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? आम जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना अधिकार समझो। संविधान में राइट टू लाइफ आपका अधिकार है, जिसके अंदर राइट टू हेल्थ आता है। मांगना शुरू करो, मिल जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है। अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्था और सबसे बड़ी चीज कि प्रिवेंशन, रोगी ना बने आप, मतलब BP, शुगर, डायबिटीज और कैंसर की समस्या ना बने, इसके लिए प्रिवेंटिव क्लिनिक ये आप डिमांड कीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। सरकार मजबूर हो जाएगी, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये कीजिए। बाकी लोगों से जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आपको गुमराह करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ये ख्वाब और खतरा दो ही चीज बिकता है। अभी खौफ बिक रहा है पूरे भारत में, तो खौफ का व्यापार ना करें। वो व्यापार आपका राजनीतिक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, जो भी व्यापार है। मजबूर को, जो भी जनता है मजबूर है, अगर मजबूत नहीं बना सकते हैं तो कमजोर भी ना बनाएं। आप इस तरह से करके कमजोर बना रहे हैं। और चिकित्सक बंधुओं से कहूंगा कि आप एक्सेसिबल हो जाएं। आप एक्सेसिबल नहीं हैं, आप उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए लोग भ्रम की स्थिति में हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक पीछे हट गए, इसलिए आयुर्वेद के नाम पे गौमूत्र और गोबर चल रहा है। आयुर्वेद के चिकित्सकों को चाहिए आगे आके बताना, और वो करना चाहिए। वो पीछे छुप गए हैं और कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। उनका मंत्रालय बन चुका, अब भी नहीं सुन रहे हैं, तो इस मंत्रालय को चिट्ठी लिखो कि गौमूत्र से बकवास जो चल रहा है इसको बंद करो।
क्यों एलोपैथ के डॉक्टरों को बोलना पड़ रहा है चिल्ला चिल्ला के कि साइंटिफिक एविडेंस दो? आयुर्वेद के डॉक्टर आए, 1 मिनट में बंद हो जाएगा ये। इतना ही कहना चाहूंगा, जागरूकता ही एक हथियार है, जागरूक होइए। बिल्कुल, आपको जागरूक होना आवश्यक होगा। सियासी बयान है, आते हैं जाते हैं, लेकिन जिंदगी आपकी और हमारी है, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूर रखें। हमारे यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं, आप कोई भी इलाज किसी भी तरह का घर पे ना ले, किसी भी तरह की अफवाहों में ना फंसे, जाइए सरकारी अस्पतालों में जाइए, डॉक्टर्स को दिखाइए, बेशक आप स्वस्थ होंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन जरूर करते रहें। लेकिन चलिए लास्ट में एक बार फिर आपको मैं नेताजी का बयान जरूर सुनवाता हूं, और सिर्फ इसलिए सुनवाना चाहता हूं कि ये सिर्फ अफवाह है, बेतुका तर्क है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। देशी गाय